तो जितना कठिन संघर्ष होगा, जी हाँ दोस्तों, जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। तो एक बार फिर से मैं आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का स्वागत करूंगा पैरामेडिकल और नर्सिंग के नंबर 1 प्लेटफॉर्म स्टडी विद रितेश पे। माय डियर स्टूडेंट्स, आज की जो ये क्लास होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की सेशन में हम लोग हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को करने वाले हैं, जो आपके बिहार पैरामेडिकल 2024 के एग्जाम पॉइंट व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित होगा सर। तो एक बार सर इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी प्रिय विद्यार्थियों से मैं कंफर्मेशन चाहूँगा, क्या मेरी वॉइस आप सभी तक परफेक्ट तरह से पहुंच पा रही है, सभी चीज़ें क्लियर हैं? तो फटाफट 1 टाइप कर देंगे। जी हाँ, मैं सभी का कमेंट देखने का यहाँ पे प्रयास करूँगा। फटाफट 1 टाइप कर देंगे ताकि मैं समझ सकूँ कि मेरी वॉइस आप सभी तक परफेक्ट तरह से पहुँच पा रही है। चलिए सभी छात्र यहाँ पे जुड़ते हुए और एक बार सेशन को भी शेयर कर देंगे और यहाँ पे सर 1 टाइप करेंगे। जी हाँ, क्या बात है, सभी चीज़ें क्लियर हैं, ऑल क्लियर। चलिए बहुत अच्छी बात है दोस्तों। और यहाँ पे एक और मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा सर, यदि आप लोगों को क्लासेस पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद रितेश से जुड़ जाएंगे। ओके, यहाँ पे आपको क्लास का हर एक वो मटेरियल, हर एक वो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा। ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है गाइस। अब हम लोग प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे और पहला प्रश्न आप सभी प्रिय विद्यार्थियों के स्क्रीन पे आ चुकी है सर। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे आ चुकी है। प्रश्न क्या है कि दिए गए 4 विकल्पों में से प्रति का बहुवचन कौन सा विकल्प है? जी हाँ, यहाँ पे देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे बच्चों आ चुकी है। बहुवचन और एक वचन से रिलेटेड यहाँ पे प्रश्न है, यानी वचन की जो प्रकार होती है उससे रिलेटेड यहाँ पे प्रश्न बताई जा रही है, पूछी गई है आप लोगों से। तो देखिए गाइस, यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिया गया है उसमें आपको यहाँ पे प्रति दे दिया गया है, यानी प्रति कौन सा रूप होगा सर? तो ये एक वचन रूप है, ये एक वचन रूप में है। तो इसका आप लोगों को बताना है कि बहुवचन रूप कौन सा होगा, दिए गए 4 ऑप्शंस में कौन सा करेक्ट होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है प्रतियां, ऑप्शन बी प्रतिवर्ग, ऑप्शन सी प्रति और ऑप्शन डी प्रतिजन। चलिए सभी प्रिय विद्यार्थी यहाँ पे बताएंगे सर। तो दोस्तों बहुवचन की डिफिनेशन क्या कहती है कि शब्द के जिस रूप से एक से अधिक होने का बोध होता हो वो बहुवचन कहलाती है। तो यहाँ पे पहचानिए दोस्तों, यहाँ पे आप लोग पहचानिएगा कि प्रति जो है ये आपका एक वचन में है और इसका बहुवचन रूप, यदि आप लोग ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर रहे हो, जी हाँ, यदि आप लोग ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर रहे हो तो यह आंसर आप लोगों का करेक्ट हो जाता है सर। प्रतियां होगा प्रति का बहुवचन रूप। लेकिन दोस्तों यदि मैं आप लोगों से पूछ दूं कि सर कागज, जी हाँ, कागज का बहुवचन रूप क्या होगा? चलिए कोई बच्चे मुझे बताएंगे तो बिल्कुल फास्ट बताइए, मैं सभी का कमेंट देखने का प्रयास कर रहा हूँ। जी हाँ, चलिए बिल्कुल फास्ट यहाँ पे सभी छात्र आंसर बताएंगे सर कागज का बहुवचन रूप क्या होगा। तो माय डियर बिल्कुल फास्ट आप लोगों को बतानी है। तो दोस्तों बहुत अच्छी बात है, यदि आप लोग कागज का बहुवचन रूप आंसर कर रहे हो कागजात, जी हाँ कागजात, तो यह आंसर आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा सर। कागज का बहुवचन रूप कागजात हो जाएगा। ठीक है, अगला मैं बात करूं, यदि मैं आप लोगों से पूछ दूं दोस्तों कि आप लोग बताइए कि रसगुल्ला, जी हाँ रसगुल्ला का क्या होगा गाइज? रसगुल्ला, चलिए बिल्कुल फास्ट बताइए सर। रसगुल्ला यानी सर यहाँ पे स्पॉन्ज, गुलाब जामुन जैसे तमाम मिठाइयाँ सर आ जाएंगी इसमें। ठीक है, तो बताइए तो रसगुल्ला का बहुवचन रूप क्या होगा? चलिए सभी बच्चे यहाँ पे बिल्कुल फास्ट बताएंगे। तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों, यदि आप लोग रसगुल्ले आंसर दे रहे हो तो, यदि आप लोग रसगुल्ले आंसर यहाँ पे दे रहे हो तो यह आंसर आप लोगों का करेक्ट हो जाता है, परफेक्ट हो जाता है माय डियर। चलिए बहुत अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी बात है। हम लोग अगले प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न भी आप लोगों के स्क्रीन पे
आ चुकी है। चलिए सभी छात्र यहाँ पे बताएंगे सर। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे आ चुकी है। प्रश्न क्या है कि हिंदी साहित्य की लव प्रतिष्ठित कृति कामायनी के रचनाकार कौन है। चलिए बहुत ही प्यारा प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। VVI लगा लेंगे सर, जी हाँ VVI लगा लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न जो है लेखक और बुक से ये प्रश्न लिया गया है सर। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहेगा। और यहाँ पे आप लोगों को बतानी है कृति यानी कामायनी के रचनाकार कौन है। ऑप्शन ए है सूरदर्शन, ऑप्शन बी प्रेमचंद्र, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद और ऑप्शन डी अज्ञे। चलिए सभी मेरे प्रिय विद्यार्थी इस प्यारे से प्रश्न का आंसर बताएंगे सर क्या होगा। तो बच्चों कामायनी किसके द्वारा रचित की गई है। एक हिंदी साहित्य की बहुत ही प्रसिद्ध ये महाकाव्य रचना है सर, और इसके रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं। यानी यदि आप लोग ऑप्शन नंबर सी की ओर बढ़ रहे थे तो ये आंसर आप लोगों का करेक्ट हो जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे यह भी प्रश्न पूछा जाता है, जी हाँ, यानी कामायनी के रचनाकार जो है जयशंकर प्रसाद जी, इसकी जो प्रकाशन हुई थी वो कब हुई थी। चलिए प्रकाशन की बात यदि मैं करूं आप लोगों से, प्रकाशन की यदि बात किया जाए तो आप लोगों का सर क्या आंसर यहाँ पे रहेगा। प्रकाशन इसकी कब हुई थी। चलिए सभी छात्र मेरे बताएंगे क्या इसका होगा करेक्ट आंसर। प्रकाशन की बात यहाँ पे की जा रही है, बिल्कुल फास्ट और करेक्ट यहाँ पे आंसर बताइएगा सभी छात्र। चलिए बहुत अच्छी बात है दोस्तों, यदि आप लोग 1935 ईस्वी आंसर दे रहे हो तो यह आंसर आप लोगों का करेक्ट हो जाता है सर। कामायनी के जो प्रकाशन हुआ था वो 1935 में हुआ था। और यहाँ पे एक ये भी प्रश्न बनता है दोस्तों, यहाँ पे गौर करेंगे आप लोग, प्रश्न क्या पूछेगा आपसे कि यदि पूछ देगा दोस्तों यहाँ पे कि आप लोगों को यो बतानी है कि जयशंकर प्रसाद जी की अंतिम महाकाव्य रचना कौन सी है, तो उस साहित्य की नाम आप लोगों को बताना होगा बच्चों। तो याद रखेंगे, आप लोग याद रखेंगे, नोट में आप लोग लिख लेंगे, नोट में आप लोग लिख लेंगे। और प्रश्न किस टाइप से पूछेगा कि सर प्रसाद जी का सर अंतिम महाकाव्य रचना कौन सी थी। तो बच्चों जो ये थे इनकी अंतिम महाकाव्य रचना सर किसकी, तो प्रसाद जी की। किसकी, तो प्रसाद जी की, यानी सर जयशंकर प्रसाद जी की कौन सी थी। तो आप लोगों को याद रखनी है सर, यहाँ पे याद रखनी है जो अंतिम इनकी जो रचना महाकाव्य थी वो सर कामायनी है। ठीक है, कामायनी, ठीक है, तो लिख लीजिएगा, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहेगा बच्चों। ठीक है, इनकी जो ये थी ये अंतिम काव्य रचना थी। ओके, क्लियर है सभी छात्रों को, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बहुत अच्छी बात है दोस्तों। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक और प्रश्न बनता है, गौर करेंगे आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहेगा। जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट में लिखवा रहा हूं उन सभी तमाम क्वेश्चनों को भी आप लोगों को नोट करनी है। यदि दोस्तों मैं पूछ दूं आप लोगों से कि झरना, आंसू जैसे सर उपन्यास महाकाव्य की रचना किसके द्वारा किया गया था, तब आप लोग क्या बताओगे। चलिए यहाँ पे ये प्रश्न पूछा जाता है सर, झरना, उसके बाद सर आंसू जैसे महाकाव्य की रचना सर किनके द्वारा किया गया था, किनके द्वारा किया गया था। चलिए बिल्कुल फास्ट यहाँ पे बतानी है बच्चों, आप लोगों को बिल्कुल फास्ट यहाँ पे आंसर बतानी है। काफी इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाली है, तो एक बार फटाफट सभी छात्रों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सेशन को शेयर कर दें सर, और इस वीडियो को लाइक कर दें। काफी मजा आने वाली है आज की सेशन में। तो सर झरना आंसू जो ये महाकाव्य थी इसकी रचना जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा ही किया गया था। ठीक है, जयशंकर प्रसाद, इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछा जाता है सर, ये प्रश्न पूछा जाता है। चलिए इस प्रश्नों को नोट कर लीजिएगा, अच्छी बात है। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे, लेकिन दोस्तों यहाँ पे ये एक प्रश्न पूछा जाता है, इसको आइए इरेज किया जाए। और यहाँ पे ये प्रश्न बनता है, आप लोगों को आंसर बतानी है दोस्तों, कि यदि आप लोगों से पूछ दिया जाएगा कि सेवा सदन, जी हाँ सेवा सदन सर ये किसके द्वारा रचित ये उपन्यास है। चलिए बताइए, सेवा सदन, ये सभी तमाम जो क्वेश्चंस मैं आप लोगों को लिखवा रहा हूं अति महत्वपूर्ण ये प्रश्न रहेगा सर आपके बिहार पैरामेडिकल 2024 के एग्जाम ऑफ पॉइंट व्यू से। चलिए सेवा सदन सर इसके रचनाकार कौन है, जो ये है सर इस उपन्यास के
रचनाकार कौन है गाइज, बिल्कुल फास्ट आप लोगों को बतानी है। तो माय डियर स्टूडेंट, यदि आप लोग सर मुंशी प्रेमचंद्र की ओर बढ़ रहे हो तो यह आंसर आप लोगों का सही हो जाएगा सर, ये आंसर आप लोगों का सही हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद्र। ओके, चलिए चीजें क्लियर हैं, किन्हीं को कोई डाउट नहीं है। चलिए अच्छी बात है, इस प्रश्नों को आप लोग लिख लीजिएगा और अगले प्रश्नों की ओर हम लोग बढ़ेंगे। और अगला प्रश्न भी आप लोगों के स्क्रीन पे आ चुकी है सर। देखिए कितना प्यारा प्रश्न पूछा जा रहा है। जी हाँ, तमाम विद्यार्थी गौर करेंगे इस प्यारे से प्रश्न पे। प्रश्न क्या रहेगा कि नेताजी ने आजाद हिंद फौज का नियंत्रण किया, वाक्य में त्रुटियां सुधारें। चलिए यहाँ पे बच्चों आपको दे दिया गया है, एक वाक्य दे दिया गया है। ओके, और यहाँ पे आप लोगों को बतानी है, 4 ऑप्शंस भी दे दिए गए हैं। यहाँ पे इन 4 ऑप्शंस में सही वाक्य कौन सा होगा, ठीक है, वो आप लोगों को पहचाननी है। तो आप लोग बिल्कुल फास्ट यहाँ पे बताइएगा सर। यहाँ पे ऑप्शन ए में कहा जा रहा है कि नेताजी ने आजाद हिंद फौज का नियंत्रण किया, क्या ये वाक्य सही है? क्या ये वाक्य सही है? तो नहीं दोस्तों, ये गलत है। ऑप्शन बी की ओर हम लोग बढ़ेंगे और इसमें पूछा जा रहा है नेताजी ने आजाद हिंद फौज का नेतृत्व किया, क्या ये वाक्य सही है? नहीं दोस्तों, ये गलत है। चलिए अगला देखते हैं, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है कि नेताजी ने आजाद हिंद फौज का निर्भय किया, तो क्या ये वाक्य सही है? तो ये भी वाक्य गलत है। चलिए इसके बाद लास्ट हम लोग देखते हैं। तो बच्चे यहाँ पे बहुत ही ज्यादा उत्सुक होंगे, जी हाँ होंगे ना, क्योंकि सर आपने तो तीनों को क्रॉस कर दिया, अब जो लास्ट वाला बच गया है यही ना करेक्ट आंसर होगा। तो आइए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। क्या है कि नेताजी ने आजाद हिंद फौज का नियंत्रण किया, क्या ये वाक्य सही है? तो बच्चों ये भी वाक्य गलत है। जी हाँ, अब बताइए सर क्या होगा? ये जो चारों दे दिए गए हैं ऑप्शन, ये चारों गलत है, क्या ये सत्य है? क्या ये सत्य है सर? क्या ऐसा ही होगा? तो माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। यही तो आप लोगों की टेस्ट ली जा रही थी, आप लोग आंसर क्या देते हो। तो मोस्टली स्टूडेंट का आंसर सही आते हुए बट काफ़ी स्टूडेंट गलत आंसर दे दिए हैं। तो ऐसा नहीं करना है सर। यदि दोस्तों आप लोग ऑप्शन नंबर बी को लॉक किए हुए हो और आंसर दिए हुए हो कि नेताजी ने आजाद हिंद फौज का नेतृत्व किया, तो ये आंसर आप लोगों का करेक्ट हो जाता है सर। ओके, तो ऐसा आप लोगों को नहीं करना है सर, यहाँ पे भ्रमित नहीं होना है, ठीक है, भ्रमित नहीं होना है। पहले आप लोगों को जो वाक्य दिया जाएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, जो वाक्य दिया जाएगा पहले उसको रीड करोगे सर, रीड करोगे, रीड करने से ही आपको सर जो वाक्य की शुद्धता रहेगा वो ऑटोमेटिक आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे देखिए सर, यहाँ पे आप लोग यदि ऑप्शन नंबर बी की ओर बढ़े हो तो ये आंसर आप लोगों का परफेक्ट हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। चलिए बहुत अच्छी बात है, अगले प्रश्नों की ओर बढ़ा जाए, अगले प्रश्नों की ओर बढ़ा जाए सर। और अगला प्रश्न भी आप सभी प्रिय विद्यार्थियों के स्क्रीन पे आ चुकी है। प्रश्न क्या रहेगा कि छिछला शब्द का विलोम शब्द कौन सा है? चलिए बताइए, सभी छात्र मेरे बताएंगे छिछला शब्द का यहाँ पे विलोम शब्द क्या होगा सर? यहाँ पे विपरीत भी दे दिया जाएगा, विपरीत या उल्टा शब्द यदि दे दिया जाएगा तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है सर, ठीक है। विलोम के बदले में ये सभी तमाम वर्ड भी दे दिए जाएंगे, शब्द भी दे दिए जाएंगे, तो आपको विलोम ही बताना है। ऑप्शन ए है उजाड़ना, ऑप्शन बी पीठ, ऑप्शन सी गहरा और ऑप्शन डी तृप्ति। चलिए सभी छात्र यहाँ पे बताइए सर, सभी प्रिय विद्यार्थी मेरे बताएंगे करेक्ट और परफेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का परफेक्ट और करेक्ट आंसर क्या होगा सर? चलिए बिल्कुल फास्ट मैं बता दूं आप लोगों को। छिछला यहाँ पे जो ये शब्द दिया गया है इसका अर्थ क्या होगा? क्या कोई बच्चे जानते हैं? तो अच्छी बात है, वैसे जो नहीं जानते हैं वो बता दें। जी हाँ, जो नहीं जानते हैं वो जानने का प्रयत्न कर लेंगे कि जो कम गहरा हो, जो कम गहरा हो या जिसमें गहराई ना हो, ठीक है, ये दोनों जो है, तो ये जो है बच्चों छिछला शब्द का अर्थ होता है, ठीक है। चलिए अब आप लोग पहचान गए होंगे सर कौन सा होगा। चलिए अब आप लोग पहचान पा रही होंगे कि कौन सा होगा सर। ये अर्थ हुआ, यहाँ पे अर्थ को भी लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि यदि आप लोग अर्थ नहीं जानोगे तो आपका जो ऑप्शंस तो जो दिए रहेंगे उसमें आप लोग सर कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए अर्थ को भी जानना इंपॉर्टेंट रहेगा सर। छिछला का अर्थ यहाँ पे सर गहराई होगा, ठीक है, यानी कम गहरा,
तो यहाँ पे यदि आप लोग आंसर दे रहे हो सर, यदि आप लोग यहाँ पे आंसर दे रहे हो ऑप्शन नंबर सी, जी हाँ, तो ये आंसर आप लोगों का करेक्ट हो जाता है सर। तो यहाँ पे आप लोगों ने समझा कि छिछला का क्या होगा, तो जो कम गहरा हो, ठीक है, और गहरा का क्या होगा सर, इसका अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ क्या होगा, ये भी तो डाउट हुआ होगा ना सर। तो जिसमें गहराई हो, ठीक है, तो इसका ये विलोम शब्द यानी उल्टा शब्द यहाँ पे मिल गया, ठीक है। चलिए, जिसमें गहराई हो, गहराई हो, ठीक है, क्लियर है, किन्हीं को कोई डाउट नहीं है सर। लेकिन दोस्तों यदि मैं आप लोगों से ये पूछ दूं, चलिए गौर करेंगे, गौर करेंगे आप सभी छात्र यहाँ पे, सर उजरना, उजरना का क्या होगा विलोम शब्द, ये बताइए तो जरा सा, उजरना का विलोम शब्द क्या होगा गाइज। चलिए बहुत अच्छी बात है सर, बसना, उजरना का क्या होगा, तो बसना होगा। उसके बाद यदि मैं तृप्ति की बात करूंगा सर, तृप्ति की बात करूंगा तो तृप्ति का बताइए तो क्या होगा विलोम शब्द, बिल्कुल फास्ट, बिल्कुल फास्ट यहाँ पे बताएंगे। तो सर तृप्ति का विलोम शब्द यहाँ पे हो जाएगा अतृप्त, जी हाँ, अतृप्त यहाँ पे इसका विलोम शब्द हो जाएगा, तो लिख लीजिएगा, ठीक है। इन तमाम क्वेश्चनों को ऑफ कोर्स नोट कीजिएगा। या सर तृप्ति का आप लोग ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये भी होता है तृष्णा, तो इसका ये भी विलोम शब्द कहलाएगा। ओके, क्लियर है। चलिए अब आप लोगों को बतानी है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिएगा। अब आप लोगों को यहाँ पे बतानी है, यदि मैं आप लोगों से बात यहाँ पे करूंगा और यदि मैं पूछ दूंगा कि सर आध्यात्मिक, आध्यात्मिक, चलिए इसका बताइए विलोम शब्द क्या होगा। आध्यात्मिक काफी इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है बच्चों, ठीक है। आध्यात्मिक का सर विलोम शब्द क्या होगा, बिल्कुल फास्ट, बिल्कुल फास्ट यहाँ पे सभी छात्र आंसर बताएंगे। चलिए आध्यात्मिक की बात यहाँ पे की जा रही है, क्या बात है दोस्तों। तो ये काफी स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे कि सर आध्यात्मिक का विलोम शब्द क्या होगा। तो गाइज आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होनी है, कंफ्यूज नहीं होनी है, क्योंकि आध्यात्मिक का विलोम शब्द यहाँ पे भौतिक होगा। ओके, चलिए तो इन सभी तमाम क्वेश्चनों को आप लोग ऑफ कोर्स नोट डाउन कर लेंगे सभी प्रिय विद्यार्थी, और अगले प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न भी आप लोगों के स्क्रीन पे आ चुकी है। प्रश्न क्या रहेगी गाइज, देखिए प्रश्न क्या रहेगी, आप लोगों को पहले रीड करना है और इसके बाद ही आंसर यहाँ पे बतानी है। तो बच्चों प्रश्न है कि जमीन आसमान एक करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। सर यहाँ पे मुहावरे से प्रश्न पूछा जाता है, जैसा कि मैं आप लोगों को बता रखा हूँ। तो बताइए मुहावरे से यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है सर, तो जमीन आसमान एक करना, घोर प्रयत्न करना, पूरी तरह से नष्ट करना, या मतलब निकालना, या व्यर्थ का कार्य करना। चलिए बिल्कुल फास्ट सभी मेरे प्रिय विद्यार्थी यहाँ पे बताइएगा, मैं सभी का कमेंट देखने का प्रयास करूंगा गाइज, ठीक है। चलिए बिल्कुल फास्ट, बिल्कुल फास्ट यहाँ पे सभी प्रिय विद्यार्थी इस प्यारे से प्रश्न का करेक्ट और परफेक्ट आंसर बताएंगे सर। चलिए क्या बात है, क्या बात है सर। यदि आप लोग ऑप्शन नंबर 1 की ओर बढ़ रहे हो, जी हाँ, और यहाँ पे आंसर कर रहे हो घोर प्रयत्न करना, ये आपका जमीन आसमान एक करना मुहावरे का अर्थ हो जाता है, ठीक है। चलिए घोर प्रयत्न करना, या सर यहाँ पे ये भी आप लोग लिख सकते हो कोई कसर ना छोड़ना, कोई कसर ना छोड़ना। ओके, ये भी आपका किसका हो जाएगा, तो इसी का अर्थ हो जाएगा। या आप लोग ये भी लिख सकते हैं दोस्तों, या बहुत अधिक परिश्रम करना, परिश्रम करना, ये भी इसका यहाँ पे क्या होगा, तो ये अर्थ निकलेगा सर जमीन आसमान एक करना, ठीक है। तो और यदि दोस्तों यहाँ पे वाक्यों में अगर प्रयोग करने के लिए कहा जाएगा, तो यहाँ पे कैसे आप लोग इसका प्रयोग करोगे, तो सर वाक्यों में इस प्रकार आप लोग यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि सर बिहार पैरामेडिकल 2024 की एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए, एक अच्छा कॉलेज और एक अच्छा कोर्स पाने के लिए हम लोग सर यहाँ पे क्या, तो जमीन आसमान
एक कर रहे हैं। तो इस प्रकार से भी यानी घोर प्रयत्न कर रहे हैं, तो इस प्रकार इसको वाक्यों में भी आप लोग प्रयोग कर सकते हैं। ओके, चलिए अच्छी बात है दोस्तों। अब हम लोग अगले प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे। ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है दोस्तों। एक बार फटाफट सेशन को लाइक कर देंगे यदि सेशन अच्छा लग रही हो तो, और अपने भाई बंधु मित्र तक इस सेशन को सर शेयर करें। जी हाँ, ताकि उनके तक भी ये वीडियो पहुंच सके और इस सेशन का सर आनंद उठा सके और एक अच्छा सर कॉलेजेस प्राप्त करने में सर उनको बहुत ही ज़्यादा सर मदद मिल सके। ठीक है, चलिए बताइए, बिल्कुल फास्ट यहाँ पे बताएंगे सर। दिए गए संधि विच्छेद में सही विकल्प को चुनना है। चलिए बिल्कुल फास्ट यहाँ पे संधि विच्छेद से प्रश्न पूछा जाता है, जैसा कि मैं आप लोगों को बता रखा हूँ। चलिए बताइए, संधि विच्छेद की बात की जा रही है सर, जो रूपांतरण है उसका संधि विच्छेद क्या होगा। चलिए बिल्कुल फास्ट यहाँ पे बताएंगे सर। रूपांतरण की बात यहाँ पे की जा रही है, रूपांतरण। ओके, चलिए रूपांतरण की बात यहाँ पे की जा रही है, तो रूपांतरण का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों। चलिए बिल्कुल फास्ट यहाँ पे बताइएगा सर, बिल्कुल फास्ट यहाँ पे सभी छात्र मेरे बताएंगे क्या होगा करेक्ट आंसर रूपांतरण। तो ऑप्शन ए है सर रूप जोड़ अंतरण, ऑप्शन बी रूप जोड़ अंतरण, ऑप्शन सी रूपा जोड़ अंतरण और ऑप्शन डी रूपा जोड़ अंतरण। चलिए क्या बात है दोस्तों, वेल डन, बहुत अच्छी बात है। आप लोग आंसर क्या बता रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है, वेल डन, बहुत खूब। यदि आप लोग ऑप्शन नंबर ए की ओर बढ़ रहे हो और रूप जोड़ अंतरण बच्चों इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए यदि आप लोग आंसर दिए हो तो ये आंसर आप लोगों का करेक्ट हो जाता है। ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है। अगले प्रश्नों की ओर हम लोग बढ़ेंगे, और अगला प्रश्न भी आपके स्क्रीन पे आ चुकी है। प्रश्न क्या है बच्चों, यहाँ पे देखिए बहुत ही प्यारा और इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है। सर देखिए, हिंदी गद्य का जो सर्वप्रथम युग था वो किसे माना जाता है। शुल्क युग को माना जाता है, भरतेंदु युग को माना जाता है, त्रिवेदी युग को माना जाता है, या प्रेमचंद युग को माना जाता है। चलिए बिल्कुल फास्ट यहाँ पे बताइएगा सर, बिल्कुल फास्ट यहाँ पे सभी छात्र मेरे आंसर करेंगे। यहाँ पे हिंदी गद्य का सर्वप्रथम जो युग है वो किसे माना जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए बहुत अच्छी बात है दोस्तों। यदि आप लोग ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दिए हो भारतेंदु युग, तो ये आंसर आप लोगों का सही हो जाता है। बच्चों इस युग के एक बहुत ही जाने माने सर यहाँ पे कवि थे, जो ये भारतेंदु नाम पड़ा था, उन्हीं के नाम पे सर ये युग पड़ा था। जी हाँ, चलिए तो याद रखना है सर उस समय के जो कवि थे वो कौन थे। तो भारतेंदु युग के यहाँ पे इस चीज को आप लोग मेंशन कर लेंगे अपने नोटबुक में। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट गाइज है। भारतेंदु युग, यहाँ पे देखिए भारतेंदु युग के श्रेय किसको जाएगा सर। श्रेय की यदि आपसे पूछ दिया जाएगा भारतेंदु युग का जो श्रेय है वो किस लेखक या कवि को जाता है। चलिए क्या कोई बच्चे बताएंगे उनका नाम क्या था। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को याद रखना है उनका जो नाम था वो सर यहाँ पे भारतेंदु हरिश्चंद्र था। तो इस चीज को मेंशन आप लोग कर लेंगे बिल्कुल फास्ट सर, भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्नों की ओर हम लोग बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की मैं बात करूंगा। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बात की जा रही है त्रिवेदी युग की बात की जा रही है। तो बच्चों यहाँ पे इस चीज को भी जानना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है त्रिवेदी युग से। बच्चों यदि आप लोगों से पूछ दिया जाएगा कि त्रिवेदी युग के सर जो पहले साहित्यकार थे, जो पहले लेखक थे, उनका नाम क्या है, आप लोगों को नाम बतानी है। तो गाइज आप लोगों को याद रखना है जो उनका नाम था वो नाम क्या था गाइज, तो महावीर प्रसाद। ठीक है, लिख लेंगे महावीर प्रसाद बच्चों इनका नाम था। और ये त्रिवेदी युग के पहले साहित्यकार थे। ठीक है, इस चीज को आप लोग मेंशन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद अगला एक प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कि यदि आपसे पूछ दिया जाएगा कि सर हिंदी के पहले ऐसे कौन से साहित्यकार थे जिनको सर आचार्य की उपाधि से सम्मानित किया गया था, किस लेखक को सर मिली थी। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस हैं,
बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि सर हिंदी के कौन ऐसे पहले साहित्यकार थे जिनको आचार्य की उपाधि से सम्मानित किया गया था। चलिए सभी छात्र बताएंगे पहले ऐसे साहित्यकार। तो बच्चों उनका नाम है महावीर प्रसाद उनका नाम बच्चों है। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत ही जाने माने लेखक थे सर, और ये पहले ऐसे ये साहित्यकार थे। ठीक है, इस चीज को भी ऐड कर लीजिएगा, ये पहले ऐसे साहित्यकार थे, लेखक थे जिनको आचार्य की उपाधि से सम्मानित किया गया था। ओके, चलिए, वेल डन, अच्छी बात है। अगले प्रश्नों की ओर हम लोग बढ़ेंगे, और अगला प्रश्न भी आप सभी प्रिय विद्यार्थियों के स्क्रीन पे आ चुकी है। प्रश्न क्या है कि जो सबसे प्रिय हो के लिए एकल शब्द कौन सा है? में क्या कहेंगे सर? ऑप्शन ए है प्रियतम, ऑप्शन बी प्रतिमा, ऑप्शन सी बेजोड़, और ऑप्शन डी प्रथम। चलिए बिल्कुल फास्ट यहाँ पे सभी छात्र मेरे आंसर करेंगे। सर जो सबसे प्रिय हो सर उसको एकल शब्द में प्रियतम कहेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाता है। अगले प्रश्नों की ओर हम लोग बढ़ेंगे, और अगला प्रश्न भी आ चुकी है, और इसमें क्या पूछी जा रही है कि दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। कन्या की डैश डैश के आरोप में उन्हें आजीवन जेल हुई। चलिए बताइए। तो यहाँ पे दोस्तों फिल इन द ब्लैंक्स यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति से रिलेटेड प्रश्न पूछी जाती है। तो यहाँ पे यही प्रश्न शो हो रहे हैं आपके स्क्रीन पे, तो आपको आंसर यहाँ पे बतानी है दोस्तों। चलिए, कन्या की डैश के आरोप में उन्हें आजीवन जेल हुआ, पगड़ी, बारी, दृष्टि या हत्या। चलिए बिल्कुल फास्ट यहाँ पे आप सभी प्रिय विद्यार्थियों को आंसर बतानी है इस प्यारे से प्रश्न का। करेक्ट और परफेक्ट आंसर क्या होगा? तो माय डियर स्टूडेंट याद रखनी है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न भी आप लोगों के स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए उसे डैश कहते हैं। बहुत ही प्यारा प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। सर जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए उससे क्या कहेंगे? चलिए बताइए, सभी छात्र मेरे बताएंगे। ऑप्शन ए है क्रिया भेद, ऑप्शन बी प्रतिक्रिया, ऑप्शन सी क्रिया रूप, या ऑप्शन डी क्रिया विशेषण। चलिए बिल्कुल फास्ट यहाँ पे बतानी है। तो दोस्तों यहाँ पे बताई जा रही है क्रिया विशेषण। ठीक है, यानी जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए उसे क्या कहेंगे? तो सर ना ही क्रिया भेद कहेंगे, ना ही प्रतिक्रिया कहेंगे, और ना ही क्रिया रूप कहेंगे। यहाँ पे इसको क्रिया विशेषण कहेंगे दोस्तों। क्यों? क्योंकि क्रिया विशेषण का यहाँ पे परिभाषा ही होता है सर। तो आइए दोस्तों हम लोग उदाहरण के स्वरूप समझने का प्रयास करते हैं, और इस ट्रिक को भी याद रखेंगे सर। एक ट्रिक है, इसको पहचानने के लिए यहाँ पे वाक्यों से भी प्रश्न इसके पूछे जाएंगे क्रिया विशेषण से। ठीक है, यानी जहां भी आपको वाक्य में यह पता चले कि क्रिया कब, कितनी और कहां हो रही हो, ठीक है, वो हमारी क्रिया विशेषण कहलाएगी सर। किस प्रकार? उदाहरण के स्वरूप आप लोग समझेंगे, उदाहरण के स्वरूप समझेंगे। बस आपको ये तीन चीजें याद रखनी है। और यहाँ पे कैसे आप लोग समझोगे? यदि आपको वाक्य दे दिया जाएगा, जी हाँ, यदि आपको वाक्य दे दिया जाएगा और वाक्य में रहेगा वो धीरे धीरे चलता है। चलिए बताइए तो ये कौन सी क्रिया है? चलिए सर कौन सी है? क्या आप लोग इसको बता सकते हैं? क्या ये क्रिया विशेषण लग रही है कि ये क्रिया विशेषण है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि जहां भी वाक्य में क्रिया कब, कितनी और कहां हो रही हो वो शब्द क्रिया विशेषण कहलाती है। तो माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे समझ लीजिएगा आप लोग, वो धीरे धीरे, क्या सर? तो वो धीरे धीरे यानी कैसे वो चल रहा है? वो कैसे चल रहा है? तो धीरे धीरे चल रहा है ना सर। तो ये हमारी क्रिया विशेषण का सर ये एग्जाम्पल हुआ, उदाहरण हुआ सर। यानी दोस्तों साधारण शब्दों में यदि समझें तो आप लोगों को बस इतना याद रखना है कि जहां जिस भी वाक्य में, जी हाँ, यानी जिस भी वाक्य में आपको यह पता चलता हो कि क्रिया जो है आपकी, जो क्रिया है ना वो सर हो रही हो, जी हाँ, यानी वो सर हो रही हो, मोशन में हो, ठीक है, तो वो हमारी क्या होगी? तो वो हमारी क्रिया विशेषण होगी सर। तो याद रखेंगे आप लोग। ओके, क्लियर है? चलिए अच्छी बात है। अगले प्रश्नों की ओर हम लोग बढ़ेंगे,
और अगला प्रश्न भी आप सभी प्रिय विद्यार्थियों के स्क्रीन पे आ चुकी है सर। जी हाँ, चलिए सभी छात्र मेरे बताएंगे सर प्रश्न क्या रहेगा कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। देखिए सर, यदि उच्चारण आपका शुद्ध होगा तो वर्तनी भी आपकी शुद्ध होगी। चलिए, तो जो अतुष्क लिखा जाएगा वो कैसे लिखा जाएगा सर? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, कौन सा करेक्ट होगा? चलिए, इसमें से कोई नहीं होगा या ये जो तीनों दिए गए हैं इसमें से ही कोई एक होगा, तो कौन सा होगा बताइए तो जरा सा बताइए दोस्तों। चलिए, बहुत अच्छी बात है, यदि आप लोग ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दिए हो तो ये आंसर आप लोगों का सही है, क्योंकि जो शुद्ध वर्तनी होगी आपकी वो इसी प्रकार लिखी जाएगी, औतुष्क। ठीक है, लेकिन दोस्तों यदि मैं इसका अर्थ पूछूंगा तो क्या आप लोग बता पाइएगा इसका अर्थ क्या होगा औतुष्क का? चलिए, तो गाइज याद रख लेंगे आप लोग, इंपॉर्टेंट ये चीज है इसलिए मैं डिस्कस कर दे रहा हूं सर। इसका यहाँ पे जो अर्थ होगा वो हो जाएगा उत्कंठा। जी हाँ, उत्कंठा। ठीक है, या यहाँ पे उत्सुकता भी होगा सर, उत्सुकता। ठीक है, या उसके बाद सर यहाँ पे चिंता भी होगा सर। ठीक है, ये तीनों जो है सर यहाँ पे औतुष्क का अर्थ यहाँ पे होगा सर। ठीक है, तो आप लोग मतलब को भी समझ लिए हैं, अच्छी बात है। चलिए अगले प्रश्नों की ओर हम लोग बढ़ेंगे, और अगला प्रश्न भी आ चुकी है कि रस के संबंध में वाक्य रसात्मक काव्यम किस आचार्य ने कहा है सर? बताइए तो जरा सा, बिल्कुल फास्ट। रसात्मक काव्यम किस आचार्य ने कहा है? आचार्य मम्मट या आचार्य भरत या आचार्य विश्वनाथ या आचार्य रामचंद्र शुक्ल? चलिए, सभी छात्र मेरे बताएंगे, सभी प्रिय विद्यार्थी इस प्यारे से प्रश्न का आंसर देंगे बिल्कुल फास्ट। इस प्यारे से प्रश्न का करेक्ट और परफेक्ट आंसर क्या हो जाता है सर? किस आचार्य के द्वारा ये कहा गया था? चलिए, क्या बात है दोस्तों, बहुत अच्छी बात है दोस्तों। यदि आप लोग ऑप्शन नंबर सी को लॉक किए हो, आचार्य विश्वनाथ के द्वारा सर ये कहा गया था। ठीक है, तो याद रखनी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है। ओके, अगले प्रश्नों की ओर हम लोग बढ़ेंगे, अगला प्रश्न भी आप लोगों के स्क्रीन पे आ चुका है सर। प्रश्न क्या है कि मैं कलम से लिखता हूँ, वाक्य में प्रयुक्त कारक चिन्ह को बताइए सर। मैं कलम से लिखता हूँ, चलिए बताइए यहाँ पे, बताइए सर। कारक की बात यहाँ पे की जा रही है सर। कारक, आप लोग हिंदी व्याकरण में कारक पढ़े होंगे सर, तो कारक की जो भेद होती है वो कितनी होती है सर? कारक की भेद यहाँ पे 8 होती है, 8 होती है ना सर। आप लोग इस चीज से भली भांति परिचित हैं। चलिए, बिल्कुल फास्ट, क्या बात है। ऑप्शन ए करण कारक, ऑप्शन बी अपादान कारक, ऑप्शन सी कर्म कारक या ऑप्शन डी संबंध कारक? चलिए बताइए तो जरा सा, कौन सा कारक होगा दोस्तों यहाँ पे? बिल्कुल फास्ट बताइए सर। इसके बारे में पहले भी बता चुका हूँ, काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यदि आप लोग मैं कलम से लिखता हूँ, यहाँ पे से विभक्ति चिन्ह आ रही है सर, तो से 2 में आती है ना, से 2 में आती है। लेकिन आप लोगों को मैं बता चुका था कि मैं कलम से लिखता हूं। जी हाँ, यानी यहाँ पे साधन का प्रयोग किया जा रहा है। तो यदि साधन का प्रयोग होगा, सर, यदि साधन का प्रयोग होगा तो ये हमारी कौन सी कारक होगी? चलिए, ये हमारी कौन सी कारक होगी? यदि साधन का प्रयोग होगा तो आप लोगों को मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। तो क्या बात है दोस्तों, यहाँ पे याद रखनी है, आप लोगों को याद रख लेना है। यदि साधन का प्रयोग होगा तो यह हमारी कौन सी कारक कहलाएगी दोस्तों? चलिए बताइए तो जरा सा, यहाँ पे मैं समझूं कि आप लोग समझ पा रहे हो कि नहीं। चलिए, बहुत अच्छी बात है सर, करण कारक। ठीक है, यदि साधन का प्रयोग होगा तो करण कारक कराएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे यदि जुदाई का सर यहाँ पे बोध होगा, जी हाँ, यानी जुदाई होगा। यदि यहाँ पे ये लिखा हुआ रहता पेड़ से पत्ता गिरता है, यदि ये लिखा हुआ रहेगा तो बताइए तो ये कौन सा कारक होगा? चलिए, सभी छात्र मेरे बताएंगे बिल्कुल फास्ट दोस्तों। तो इसके बारे में मैं भी आप लोगों को बता चुका था कि यहाँ पे देखिए सर, इसमें भी से विभक्ति लगा हुआ है, से लगा हुआ है ना सर, पेड़ से पत्ता गिर रहा है। लेकिन दोस्तों यदि
यदि जुदाई का प्रयोग हो, जी हाँ, यदि जुदाई हो रही हो, यदि जुदाई हो रही हो सर, जुदाई हो रही हो, तो इस सेंस में ये कौन सी कारक कहलाएगी सर? तो अपादान कारक कहलाएगी सर, अपादान कारक। ठीक है, यदि जुदाई का सर सेंस यहाँ पे रहेगा तो ये हमारी अपादान कारक कहलाएगी। तो माय डियर स्टूडेंट, क्यों? क्योंकि पेड़ से जो है पत्ता जुदा हो रहा है, उसे सर बिछड़ रहा है, तो उस सेंस में अपादान कारक का प्रयोग करेंगे। इस चीज को फिर से मैं समझा दिया तो किसी प्रकार का किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। तो याद रखेंगे आप लोग, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, करण कारक, क्योंकि यहाँ पे साधन का प्रयोग किया जा रहा है, कलम का। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्नों की ओर हम लोग बढ़ेंगे और अगला प्रश्न भी आप लोगों की स्क्रीन पे आ चुकी है माय डियर। चलिए बतानी है आप लोगों को कि एक भारतीय आत्मा के नाम से कौन सा कवि विश्वविख्यात है। चलिए बिल्कुल फास्ट, काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस रहेगा सर। तो यदि ये सेशन अच्छी लग रही है तो एक लाइक ऑफ कोर्स दीजिए गाइज, बस एक लाइक प्यारा सा दे दीजिए। यदि आप लोगों को लग रहा है कि जो कंटेंट है, जो क्लासेस चल रही है, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो एक प्यारा सा लाइक दीजिए और इस स्टेशन को शेयर कीजिए। और बताइए सर, एक भारतीय आत्मा के नाम से कौन सा कवि विश्वविख्यात है? ऑप्शन ए केदारनाथ अग्रवाल, ऑप्शन बी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, ऑप्शन सी माखनलाल चतुर्वेदी और ऑप्शन डी मैथिली शरण गुप्त। चलिए बिल्कुल फास्ट यहाँ पे सभी प्रिय विद्यार्थी मेरे इस प्यारे से प्रश्न का करेक्ट और परफेक्ट आंसर बताएंगे सर। जी हाँ, चलिए बिल्कुल फास्ट। तो सर एक भारतीय आत्मा के नाम से किसको जाना जाता है? तो वेल डन दोस्तों, माखनलाल चतुर्वेदी जी को जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाती है सर, माखनलाल चतुर्वेदी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे ये भी एक प्रश्न पूछा जाता है। जी हाँ, यदि आपसे पूछ दूं मैं कि राष्ट्र कवि के नाम से किस कवि को जाना जाता है? राष्ट्र कवि के नाम से किस कवि को जाना जाता है? चलिए बताइए तो जरा सा। चलिए, राष्ट्र कवि के नाम से किस कवि को जाना जाता है बच्चों? क्या बात है, वेल डन। याद रखना है सर, माखनलाल चतुर्वेदी जी को ही जाना जाता है। ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी, ओके, चतुर्वेदी को ही सर यहाँ पे जाना जाता है राष्ट्र कवि के नाम पे। ठीक है, अगला मैं बात करूं यहाँ पे, यदि मैं आप लोगों से पूछ दूं कि सर आदि कवि, ये प्रश्न पूछा जाता है बच्चों, इसलिए मैं आप लोगों के बीच ये प्रश्न प्रस्तुत कर रहा हूँ, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए यहाँ पे आदि कवि की यदि मैं बात करूँ दोस्तों और आपसे पूछूं कि आदि कवि से किस कवि को जाना जाता है, तो माय डियर याद रखेंगे वाल्मीकि जी को जाना जाता है। वाल्मीकि जी को बच्चों जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे मैं क्वेश्चंस की बात करूंगा। एक ये भी प्रश्न पूछा गया था कि सर यहाँ पे हिंदुस्तान की तूती, देखिए कितना प्यारा प्रश्न मैं आप लोगों के बीच सर लाया हूं। हिंदुस्तान की तूती, हिंदुस्तान की सर तूती के नाम से किस कवि को जाना जाता है सर? बहुत ही फेमस सर वो कवि हैं, आप लोग जानते हो उनका नाम। ठीक है, तो बताइए जरा सा यहाँ पे, सभी छात्र मेरे बताएंगे और जल्दी से इस सेशन को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे ताकि और भी कैंडिडेट्स जुड़ सके सर। और इस प्यारे से प्रश्न का आंसर बताइएगा सर। हिंदुस्तान की तूती से सर किसे जाना जाता है? क्या बात है सर, अमीर खुसरो जी को सर जाना जाता है। अमीर खुसरो को सर जाना जाता है। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट ये लाइन है। ठीक है, चलिए अगला मैं बात करूंगा गाइज, यदि मैं आप लोगों से पूछ दूं कि आधुनिक युग की मीरा से किस कवि को जाना जाता है सर? ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आधुनिक, ये प्रश्न पूछा गया था सर, आधुनिक युग की मीरा, चलिए बताइए इसे किस कवि को जाना जाता है सर? बिल्कुल फास्ट बताइएगा। वेल डन दोस्तों, महादेवी वर्मा जी को सर जाना जाता है।
महादेवी वर्मा जी को जाना जाता है। इंपॉर्टेंट ये लाइन है जो एक्स्ट्रा मैं पॉइंट आप सभी के बीच लिखवा रहा हूं सर, ऑफ कोर्स इसको नोट डाउन कीजिएगा। चलिए बहुत अच्छी बात है, इसको इरेज किया जाए और अगले प्रश्नों की ओर मूव किया जाए। और अगला प्रश्न भी आप सभी प्रिय विद्यार्थियों की स्क्रीन पे कबीर के प्रसिद्ध हैं सर, क्या है? कवि, सवैया, पद या दोहा? चलिए बताइए सर, कबीर के जो प्रसिद्ध है वो क्या था? चलिए बताइए सर, अभी भी वो सर सुप्रसिद्ध है, फेमस है, बताइए क्या है? कवि, सवैया, पद या दोहा? चलिए बिल्कुल फास्ट यहाँ पे बताएंगे। क्या बात है सर, वेल डन, बहुत अच्छी बात है सर, दोहा की ओर बढ़ रहे हैं ना, तो वेल डन दोस्तों। कबीर के जो प्रसिद्ध था वो क्या था सर? तो वो दोहा है। जी हाँ, दोहा, जैसा कि आप लोग एक दोहा भी सुना होगा सर, हो कल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब कबीरा, बहुरी करेगा कब। और दोस्तों इनका एक और बहुत ही प्यारा सा लाइन है, आप लोगों ने सुना होगा कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, परा रहन दो म्यान कबीरा, परा रहन दो म्यान। तो गाइज इसका अर्थ आप लोग भली भांति समझ ही सकते हैं, ठीक है? तो एक बार समझने का प्रयास कीजिएगा। बहुत ही अच्छा ये लाइन, ये दोहा बच्चों कबीर जी के द्वारा लिखा गया था। जी हाँ, तो चलिए दोस्तों आज की सेशन हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आज की ये क्लास बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। तो अपना फीडबैक ऑफ कोर्स दीजिएगा सर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, और हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ, इसी तरह का सर सेशन लेकर। तब तक के लिए आप सभी प्रिय विद्यार्थी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ओके एवरीवन, बाय बाय एंड टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।